जो परिस्थितियां अगर बिहार में बनती हैं जैसी 2005 में बनी थी, तो चिराग पासवान भी एक उसमें बड़े मोहरे हैं। चिराग पासवान भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 से कम सीटों में तो वो गुंजाइश करेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से वो एक बड़े धड़े हो जाते हैं कि नीतीश कुमार को जो पिछली बार 122 सीटें मिली थी वो तो मिलने से रही, लेकिन उस पर भी संतुष्ट अगर नहीं होते हैं चिराग पासवान, यदि वो 30 सीट से ऊपर मांग लेते हैं या उस पर अड़ जाते हैं, तो फिर परिस्थितियां जो हैं वो पैदा हो जाएंगी 2020 की तरह। क्योंकि चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि कोई रहे या न रहे वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल अगर सोचा जाए तो दूसरे खेमे में जाते हैं तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के सामने उनका पहला शर्त यही होगा कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें जनसुराज की बात, तो जनसुराज के तरफ भी जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर परिस्थितियां बनती हैं तो वहां भी जनसुराज में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो कौन बनेगा? चिराग पासवान। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में और हार के बाद जो चौथे नंबर पर जदयू गई, उसको लेकर के एक बार फिर से उनका ग्राफ गिरा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सामने हाजिर है। 2025 के चुनाव की तैयारी आपने भी अपने मन में शुरू कर दी होगी, क्योंकि अंततः सरकार चुनना तो आप ही को है, वोट आपको देना है। और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उतना ही ज्यादा आपके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को आपने देखा और 15 सालों से पहले लालू प्रसाद ने बिहार की गद्दी पर शासन किया। उस बीच में राबड़ी देवी भी आई, कुछ समय के लिए आपको पता है कि जीतन राम मांझी भी आए। लेकिन हम ये बात करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी बात आपसे हो रही है कि आखिर जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, क्या 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दो घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार, दोनों के बीच में क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी कॉमन हो गई है, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा भी इस नाम में शामिल है? हम कई बार आपको बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यदि महाराष्ट्र की तरह सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री देगी, और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बिहार से नहीं दिल्ली से होगा। कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं कि वो अपना मुख्यमंत्री फाइनल करे। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान अगर परिस्थितियां बनती हैं, जैसे कि आपने देखा कई राज्यों में परिस्थितियां बनी, इससे पहले भी आप देख चुके होंगे, कांग्रेस के शासन में हो या फिर भाजपा के शासनकाल में हो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो आंकड़े होते थे, उसमें से सबसे कॉमन व्यक्ति को चुना जाता था जिसको कभी भी दाएं बाएं किया जा सके। जो परिस्थितियां अगर बिहार में बनती हैं जैसी 2005 में बनी थी, तो चिराग पासवान भी एक उसमें बड़े मोहरे हैं। क्योंकि सबसे अधिक अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और भाजपा के बाद अगर किसी को सीट मिलेगा तो वो होंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनके पास 5 जो हैं वो सांसद भी हैं। चिराग पासवान भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 से कम सीटों में तो वो गुंजाइश करेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से वो एक बड़े धड़े हो जाते हैं, यानी तीसरे नंबर पे वो एनडीए में दावेदारों में हैं। इसके अलावा आपने दावे तो बहुत सारे सुने होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हैं, प्रशांत किशोर को भी दावेदार कहा जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो इस दावेदारी से बहुत दूर है। खैर, इन सारी बातों को अगर जोड़ घटाव करके देखा जाए तो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं में कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ साथ तेजस्वी भी, दोनों की मिट्टी पलीद होने की स्थिति आ गई है और सीएम की कुर्सी दोनों के हाथ से जा सकती है। ऐसा क्यों होगा? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार अगर 2020 की स्थिति में होंगे और एनडीए के घटक दलों में अगर 5 के 5 लोग शामिल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को जो पिछली बार 122 सीटें मिली थी वो तो मिलने से रही। यानी परिस्थितियां 2015 के तरह हो सकती हैं, लेकिन उस पर भी संतुष्ट अगर नहीं होते हैं चिराग पासवान, यदि वो 30 सीट से ऊपर मांग लेते हैं या उस पर अड़ जाते हैं, तो फिर परिस्थितियां जो हैं वो पैदा हो जाएंगी 2020 की तरह, और वो पाला बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे पाले में भी वो जाते हैं
जो कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि कोई रहे या न रहे वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल अगर सोचा जाए तो दूसरे खेमे में जाते हैं तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के सामने उनका पहला शर्त यही होगा कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें जनसुराज की बात, तो जनसुराज के तरफ भी जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर परिस्थितियां बनती हैं तो वहां भी जनसुराज में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो कौन बनेगा? चिराग पासवान। ये सारे हाइपोथेटिकल हैं और कयासों के बाजार से निकले हुए विचार हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार की परिस्थितियां महाराष्ट्र जैसी होती जा रही हैं। अभी दिल्ली में एक बैठक हुई है। नीतीश कुमार की मिट्टी पलीत करने का कारण हम जो बता रहे हैं वो ये है कि तिरहुत का जो चुनाव हुआ है उसमें जिस तरह के बयान आ रहे हैं, एक तरफ आपने देखा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने अकेले दम पर इस चुनाव में हर हाल में अभिषेक झा को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जिस तरह से वो बेचारा बन करके काम करते रह गए और जिस तरह से लोगों ने उनको नजरअंदाज किया, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भले ही देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा का चुनाव तो जीत गए, लेकिन इस तिरहुत के चुनाव में जो पिछली 4 बार से जीतते आ रहे थे, वो सारे दांव जानते थे इस अखाड़े का, वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से पिछड़ गए। अपने लोगों ने ही उनके साथ भीतरघात कर दिया। कई नाम सामने आए होंगे, आपने देखा होगा कि अभिषेक झा भी लगातार अब इस हार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ बड़े ही कैलकुलेटेड शब्दों में अपनी बात को रखा है। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि किन लोगों ने उनका साथ दिया और किन लोगों ने नहीं दिया, ये सारे चीज पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि हमको पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं किया गया, उस पर भी एक तरह से उन्होंने समझिए कि दबे जुबान में ही लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सबको पूछा है, सबसे बात की है, लेकिन लोगों ने या तो रिस्पांस नहीं दिया या फिर नजरअंदाज किया। खैर, इसके सबसे बड़े कारक बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में और हार के बाद जो चौथे नंबर पर जदयू गई, उसको लेकर के एक बार फिर से उनका ग्राफ गिरा है और अब टेंशन उनकी बढ़ गई है। टेंशन इसलिए बढ़ गई है कि उन्हें 2025 के चुनाव में लीड करना है एनडीए को, अब तक की जो परिस्थिति है उसके अनुसार। यानी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार के लिए कितना कठिन और विकट परिस्थिति होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को यह समझाने में सफल हो जाए कि उनका फॉर्मूला अभी भी हिट है। दूसरी तरफ अगर आप जानते हैं, मूव करते हैं, तो एक शुरुआत जो करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरा है। जिस MY समीकरण का दावा करती है राष्ट्रीय जनता दल, और इसके दम पर यह दावा ही सिर्फ नहीं है, इसका हकीकत भी देखने को मिला है कि पिछले जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसमें से भले ही उपचुनाव में हार गए हों राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, लेकिन बेलागंज की स्थिति देख लीजिए, वहां MY समीकरण के आधार पर पिछले 8 बार से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे थे। रामगढ़ की बात करें तो वहां जगता बाबू का परिवार जीतता आ रहा था। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं उस आंकड़े और कैलकुलेशन के बीच आती हैं, लेकिन इस चुनाव में ये आंकड़ा और ये गठजोड़ पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और इसलिए नीतीश कुमार के साथ साथ अब लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव को कह लें आप, तो वहां एक बड़ा वैक्यूम नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर जातीय समीकरण की बात करें, नीतीश कुमार की नीतियों की बात करें, तो उसको लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जेपी आंदोलन की उपज है और जेपी आंदोलन के बाद 15 साल उन्होंने तो 20 साल इन्होंने राज कर लिया है। अब आगे भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है और भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारियां शुरू कर चुकी है कि कैसे 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का स्थापित कर सके, चला सके। और वो अपना सिक्का चलाने के लिए कई इंटरनल रणनीतियां, योजनाएं बनानी शुरू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री जो भी भारतीय जनता पार्टी का है, वो बिहार पर कितना ज्यादा फोकस्ड है और बिहार को कितनी योजनाएं दी जा रही हैं, बिहार के प्रति कितना ज्यादा राशि भेजने की तैयारी चल रही है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और इसका जमकर चुनाव प्रचार
के पहले प्रचार भी हो रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने 7 टीम बना करके आम जनता के बीच लोगों को भेजा है और ये जानकारी लेने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचती है बिहार की जनता। खास करके महिला संवाद यात्रा की जो घोषणा हुई उसको लेकर के भी कई विवाद जरूर हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस यात्रा पर कब जाएंगे अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। जब आप ये खबर देख रहे हैं 48 घंटे बचे हुए हैं, जब 15 तारीख की बातें की जा रही थी कि 15 तारीख से यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जब तक मैं खबर कर रहा हूं तब तक तो नहीं हुई है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो जदयू के भीतर का जो अभी अभी तिरहुत में परिणाम आया है, उसमें जिस तरह से कई फाड़ नजर आई है जदयू, उससे पहले मुस्लिम समाज का एक अलग धड़ा है जो लगातार कई तरह के बयान दे रहा है। ललन सिंह के बयान को कोट किया जा रहा है। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में किस तरह का गेम कर रहे हैं इसका खेल चल रहा है। हमने कल ही आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से अमित शाह एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और अमित शाह मिशन 272 पर अड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार गेम से आउट होते हैं, यानी एनडीए से आउट होते हैं, तो नीतीश कुमार के आउट होने के साथ साथ उनके सांसद भी आउट होंगे नीतीश कुमार से। यानी कि ये सांसद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। जिस तरह से तेजी से नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि उनका ग्राफ गिर रहा है, वो सभी परिस्थितियां और सभी चीजें इशारा कर रही हैं कि ये पूरी कहानी किसी अलग दिशा में जा रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल तैयार हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस ने एक नया सगुफा छोड़ दिया है कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और एक सवर्ण होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव की रणनीतियों को। और इसके साथ साथ जो उनके परिवार में एक नया मामला सामने आ गया है कि तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर 2019 की तरह अपनी डफली बजानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मीसा भारती आपको फ्रेम में नजर नहीं आती होंगी। मीसा भारती को लेकर के भले ही तेजस्वी यादव ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि उनमें परिवारवाद नहीं है, परिवार के लोगों को ऊपर नहीं रखते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा में बड़ी मुश्किल से वो जीत करके आई, मुश्किल से जीत करके हम इसलिए बता रहे हैं कि 2 चुनाव हारने के बाद, राज्यसभा के सीट का तिलांजलि देने के बाद, कुर्बानी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की हार और इसके साथ साथ 2 बार राष्ट्रीय जनता दल की हार जो हुई थी पाटलिपुत्रा में, उन सब का बदला लिया और अंततः उन्होंने बदला लेकर के दिखाया भी। ऐसी स्थिति में उन्हें कहा यह जा रहा था कि वो अपनी पार्टी की तरफ से लोकसभा में चुनी जाएंगी संसदीय दल की नेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कुछ और ही फैसला किया और अभय कुशवाहा पर उन्होंने भरोसा किया। खैर, इसके आगे की कहानी अब आपको समझ में आ रही होगी कि तेज प्रताप यादव ने जैसे ही 2015 वाली सीट पर वापसी करने की बात कही, उसके बाद से पूरी कहानी एक बार फिर से पलट गई है। अब ये डर सिर्फ मुकेश रोशन को नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों की हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी 2 फाड़ हो जाए और उनके लिए मुश्किल घड़ी आ जाए। इससे पहले भी कई तरह की समस्याएं आती रही हैं। अब जबकि एक बार तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने क्षेत्र में वापस आना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद मुकेश रोशन को लेकर के आते हैं, जो तस्वीरें आपको देखी हुई होगी, हमने भी खबरों में आपको बताया था कि मुकेश रोशन किस तरह से फुट फुट के रो रहे थे। उसके बाद लालू प्रसाद ने पैचअप करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। मीसा भारती ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बार बार मीसा भारती अपने आप को कहीं ना कहीं अलग थलग महसूस कर रही हैं, क्योंकि पार्टी के सक्रियता में, पार्टी के एक्टिविटीज में उनसे चुनाव तक ही साथ दिया जा रहा था, साथ लिया जा रहा था। अब वो नजर नहीं आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब जबकि अध्यक्ष भी बनाया जाना है,
नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है। कल ही आपने देखा कि जगदानंद सिंह के बारे में कहा गया कि वो उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, यानी कि 80 साल के हो गए हैं, ये भी बात कही गई। तो इसका मतलब है कि जगदानंद सिंह का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है। कई नाम सामने आए थे, लेकिन अब जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू परिवार से ही कोई होगा। हालांकि ये कठिन है, लेकिन एक ऐसे शख्स को बैठाने की फिर से तैयारी चल रही है जो तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के रडार से बाहर हो, यानी कि यहां भी जमकर पॉलिटिक्स चल रही है। तो ऐसी स्थिति में 2019 में जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने कई उम्मीदवार उतार करके हंगामा मचा दिया था, राष्ट्रीय जनता दल शून्य पर आउट हो गई थी। इस बार फिर से उन्होंने 2025 के चुनाव से पहले अपनी रणनीति लगभग स्पष्ट करनी शुरू कर दी है। एक बार तो उन्होंने मीडिया के सामने बोला, दूसरा उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात रख दी। उसी दिन जिस दिन लालू प्रसाद को जाना था, उसके एक दिन पहले उन्होंने हाजीपुर में एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान ये सारी बातें कही, और कहने के साथ साथ उन्होंने पूरा का पूरा मामला दूसरी तरफ ठेल दिया, जिससे कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मुश्किलें पैदा हों। यानी कि घूम फिर करके जब आप आते हैं तो आपको 2015 से अलग कोई स्थिति नजर आती है जो 2019 से 2020 में बदल गई थी। अब 2025 के चुनाव से ठीक पहले एक तरफ जहां नीतीश कुमार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पार्टी के हिसाब से हो या फिर जिस तरह से पार्टी के भीतर उनके चल रहा है विद्रोही तेवर, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की लगभग स्थिति वही है। यानी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का दौरा जैसे ही खत्म होगा, इनका ऑरा जो समाप्त होता नजर आ रहा है, इसके बाद क्या होगा बिहार की राजनीति में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर ये दोनों समाप्त होते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, और तेजस्वी यादव का सपना जो सीएम का है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर और गठबंधन के भीतर जिस तरह की विवाद पैदा हो गए हैं, वो बहुत कुछ कहानियों को बता रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 2025 के चुनाव को जितना आसान समझा जा रहा था है नहीं। दोनों ही गठबंधन में और इसके साथ साथ जो अलग से तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो जनसुराज हो या फिर नागमणि कुशवाहा अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर आईपी गुप्ता कर रहे हैं, ये सभी मुश्किल पैदा करने वाले हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मुश्किल पैदा करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद साधना चाहेगी और बाकी के लोग भी अपने अपने मकसद के तरफ आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।